कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मेरा परसेंटेज का 5वां लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको 6 तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मेरा परसेंटेज में आपको लगभग मैंने 41 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करा दिया है और आज मैं 6 टाइप्स के और क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं। तो दोस्तों बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलिएगा, तथा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों जो पहले टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% भाग अपनी पत्नी को, शेष का 20% भाग अपने पुत्र को, पुनः शेष बची संपत्ति का 50% भाग अपनी पुत्रियों के मध्य बांट देता है। यदि अंत में उसके पास 12 लाख रुपए शेष बचते हो तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितने लाख रुपए की थी। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में संपत्ति पर आधारित क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, हम आपको बेसिक मेथड से सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए यहां पे कुल बचत उसकी संपत्ति का कितना हो रहा है, 12 लाख रुपए का हो रहा है। हम चूंकि परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हमको पहले ज्ञात करना होगा कि 100 रुपए पर उसकी संपत्ति का बचत क्या है। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं कि उस व्यक्ति की कुल संपत्ति हम मानेंगे कि 100 रुपए है और देखेंगे कि 100 रुपए की संपत्ति पर उसकी कुल बचत यानी शेष बचत राशि कितनी हो रही है। अगर हम यह निकाल लिए 100 रुपए पर, तब हम जितने की बचत हो रही है यानी कि 12 लाख रुपए की बचत, तो वह कितने लाख की कुल उसकी आय या संपत्ति होगी कि 12 लाख रुपए की बचत होती होगी। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कट है, इसलिए जो बेसिक मेथड से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसमें सबसे पहला काम करना है आपको कि मान लेना है कि जो कुल संपत्ति है वह 100 रुपए की है। कुल संपत्ति कितने की है, 100 रुपए की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% अपनी पत्नी को, तो इस संपत्ति में से अपनी पत्नी को, उसकी वाइफ को कितना अपने वाइफ को दे रहा है, तो 100 रुपए का 25%, तो 100 का 25% 25 रुपए वह अपनी पत्नी को क्या करता है, जो संपत्ति है अपनी उसमें से 25 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया। तो ये बताइए कि 100 रुपए कुल संपत्ति थी, पत्नी को दे दिया, तो अब बचा कितनी उसकी संपत्ति, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 रुपए की संपत्ति बची। अब देखिए यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि शेष का मतलब 75 रुपए, पत्नी को देने के बाद बचा कितना है 75, तो शेष का 20% भाग अपनी पुत्री को, तो इसका 20% यानी 75% का डॉटर यानी अपनी 20% शेष का 20% भाग अपने पुत्र को, सॉरी तो सन ले लेंगे, तो 20% शेष बचे यानी 75 का 20% किसको दे रहा है, अपने पुत्र को दे रहा है। तो 75 का 20% हो जाएगा 75 गुणे 20/100, 20 25 100 और ये हो जाएगा 25 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 पचे 25, यानी 15 रुपया जो है, 15 रुपए किसको दे दिया, अपने पुत्र को। यानी कि शेष जो 75 रुपया था उसमें से 15 रुपया दे दिया, तो अब कितने धनराशि बची उसकी संपत्ति का, तो वो 15 जब इसमें से निकाल देंगे तो 60 रुपए की संपत्ति बची। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा कि अब जितना यानी 60 रुपया बचा है ना, तो इस 60 रुपए की बची हुई संपत्ति में से वह 50% यानी शेष बची संपत्ति का 50% अपनी पुत्रियों में बांट देता है। तो अपनी डॉटर्स में, पुत्रियों में इस 60 रुपए का 50% बांट देता है। तो 60 रुपए का 50% मतलब 60 का आधा 30,
यानी कि 30 रुपए क्या करता है, वह अपनी पुत्रियों में बांट देता है। तब उसके पास कितना बचा, तो 60 था, शेष बचेगा, उसमें से भी 30 रुपए अपनी पुत्रियों में बांट दिया, तो बचा उसके पास 30 रुपए की संपत्ति शेष बची हुई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार हमने निकाल लिया कि 100 रुपए की अगर उसकी संपत्ति थी तो सबको देने के बाद उसके पास 30 रुपए की शेष बची हुई संपत्ति है। करते क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि यदि अंत में उसके पास 12 लाख रुपए शेष बचते हैं, तो ये भी तो शेष ही है, ये भी शेष है, और एक शेष आपको दे रखा है 12 लाख रुपए की, ठीक है। मतलब कि 100 रुपए में मैंने गणना किया तो शेष बचता था 30। तो जैसे चूंकि इसलिए का सवाल लगाते हैं, यहां पे लिख लेते हैं शेष कुल संपत्ति। देखो जब 30 रुपए शेष बचता था तब उसकी संपत्ति 100 रुपए हुआ करती थी, ध्यान देंगे इस पे। जब उसकी शेष धनराशि जो है संपत्ति का वह 30 रुपया शेष बचता है, तब उसकी संपत्ति कितने की थी, 100 रुपए की थी। अब बताइए कि अगर 12 लाख रुपए उसकी संपत्ति शेष बचती हो तब उसका कुल संपत्ति कितना होगा। तो क्या करेंगे, 100 गुणे 12 लाख बटे 30, सोल्यूशन हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 3 चौक 12, यहां पे हो जाएगा 40 लाख रुपए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बस यह पैटर्न बिल्कुल फॉलो करना है, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 100 पे कैलकुलेट कर लेंगे कि 100 रुपीज अगर उसकी कुल संपत्ति है तो कुल शेष संपत्ति कितनी बच रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सीरियल वाइज कर लिया 30 रुपए की। ये बताइए कि जब 30 रुपए की शेष संपत्ति बचती है तब उस समय उसकी कुल संपत्ति कितनी रही जाती है, 100 रुपया। तो जब 12 लाख रुपए की उसकी संपत्ति शेष बची हुई संपत्ति है तब उस समय उसकी जो संपत्ति थी वो 40 रुपए थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एक्साक्ट ट्रिक मेथड से आपको मात्र 30 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहा हूं। अगर आपको दिमाग से उतर गया, आप ऐसे नहीं कर पाते हैं, टाइम आपके पास नहीं है, तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में करते क्या है, डायरेक्ट एक फार्मूला याद रख लेते हैं कि कुल संपत्ति का फार्मूला होता है R गुणे 100/100 माइनस एक्स इंटू 100/100 माइनस वाई इंटू 100/100 माइनस जेड। ये फार्मूला कैसे याद रखना है आपको, जैसे किसी भी सवाल में कुल संपत्ति या कुल धनराशि या कुल संपत्ति अगर निकालनी हो तो शेष संपत्ति कितनी बचती है, R क्या है, यह शेष है, शेष संपत्ति क्या बचती है, ठीक है। R जो है वो शेष है, यानी कि लास्ट में दिया रहेगा प्रश्न में कि कुल कितनी संपत्ति बचती है। एक्स वाई जेड में क्या भरना है आपको कि वह अपने वाइफ को कितना परसेंट दिया है, वो परसेंटेज वैल्यू एक्स के जगह पे, जो यहां पे अपने पुत्र के कितना परसेंट दे रहा है 20, तो वाई की जगह पे 20%। वह अपनी पुत्रियों के बीच कितने परसेंट दे रहा है, तो 50%। बस आपको एक्स वाई जेड के जगह पे 25, 20, 50 भरते जाएंगे और आर रिमाइंडर मतलब कि 12 लाख रुपए की संपत्ति है, तो इसी को हम इस इक्वेशन में आर मान लेंगे और आप इसके लिए सॉल्व कर लेंगे तो आपको 40 लाख रुपए आंसर मिल जाएंगे। यह एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट एक फार्मूले के रूप में इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कुल संपत्ति निकालने के लिए आपको डायरेक्ट आर के जगह पे 12 लाख में क्वेश्चन में दिया रहेगा और एक्स वाई जेड के जगह पे जो परसेंटेज वैल्यू 25, 20, 50 दे रहा है उसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में रख करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन पे मैं आपको टाइप 2 ना बता करके सबसे पहले मैं टाइप 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि जो टाइप 3 क्वेश्चन है वो स्पेशली पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो यही है, बस उसमें परसेंटेज
वाले क्वेश्चंस को किसमें ट्रांसफर कर दिया है, रेशियो में, यानी कि अपान में, भाग वाले में कर दिया है। तो सेम पैटर्न का ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2 को न करके मैं डायरेक्ट टाइप 3 पे आ रहा हूं। देखिए टाइप 3 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं। मैं इसी क्वेश्चंस पे, मैं इसी सॉल्यूशन पे इसको सेट करने जा रहा हूं। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/10 भाग अपनी पत्नी को, ये देखिए शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, पुनः शेष बची संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्रियों को दे देता है और अंत में उसके पास 6 लाख रुपए शेष बचते हैं। ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। तो इसमें और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न का है। इसमें ध्यान क्या देना है, देखो जो भी क्वेश्चन परसेंटेज में करते हैं तो उसको मैं 100 मानता हूं, ठीक है। यहाँ पे अपार में वैल्यूज दी गई है ना, तो कोई भी चीज एक भाग ही, किसी भी व्यक्ति का अगर भाग में बात करें संपत्ति का, तो एक भाग उसकी पूरी संपत्ति होती है। इसलिए यहाँ पे 100 के जगह पे हम क्या कर देंगे कि उसकी जो कुल संपत्ति है वो एक भाग है, मतलब एक भाग, मतलब उसकी कंप्लीट संपत्ति को मैंने मान लिया एक भाग है। अब उसमें कह रहा है, क्वेश्चन में आते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/10 भाग अपनी पत्नी को, तो जो संपत्ति माने हो उसका 1/10 भाग किसको दे दिया, सॉरी यहाँ पे 100 मान लेते हैं, कुल संपत्ति, सॉरी यहाँ पे मिस्टेकिंग हो रही है, कुल संपत्ति 100 मानेंगे, यहां पर भी 100 मानेंगे, ठीक है। तो कुल संपत्ति 100 रुपए की है, तो 1/10 भाग अपनी पत्नी को दे रहा है, तो कुल संपत्ति का कितना रुपए दे दिया अपनी पत्नी को, 10 रुपए। तो बचा कितना, तो 100 में से 10 निकाल दो, बचा 90। ओके, अब देखो अपने पुत्र को क्या करता है, अपने पुत्र को क्या करता है कि शेष संपत्ति का 1/3 भाग, यानी कि 90 आया है ना, तो 90 का 1/3 भाग हो गया आपका 30। यह अपने पुत्रों में बांट देता है, पुत्र को दे देता है। तो 90 में से 30 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 60। आगे कह रहा है कि पुनः शेष बची संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्रियों को दे देता है, तो 1/4 भाग, तो यहाँ पे पुत्रियों को जो दे रहा है वह शेष संपत्ति 60 का 1/4 दे रहा है, तो हो जाएगा 15, यानी कि 15 रुपया अपनी संपत्ति का पुत्रियों में विभाजित कर दिया। तो अब कितना बचा, तो इसमें से इसको घटा दोगे तो बचा 45 रुपए, यानी कि 100 रुपए की जब उसकी संपत्ति है तो अपनी पत्नी, फिर शेष बची राशि का पुत्र में, फिर शेष बची राशि का अपनी पुत्रियों में, संपत्ति का बंटवारा करने के बाद 100 रुपए में से 45 रुपया अभी भी उसकी शेष संपत्ति बची हुई है। तो देखेंगे आप पहले टाइप के क्वेश्चन का सेम पैटर्न है। अब क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसके पास जो संपत्ति शेष बचती है वह 6 लाख की बचती है, तो उसकी जो संपत्ति बचती है 6 लाख रुपए की संपत्ति बचती है, ठीक है। तो वह कुल संपत्ति पूछ रहा है कि उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। तो यहां पर देखते हैं कि 100 रुपए पर 45 रुपए शेष बचा, तो 6 लाख रुपए पर 6 लाख रुपए शेष बचता है, तब उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर 45 रुपया जब शेष बचता है तब उसकी कुल संपत्ति 100 रुपए थी, लेकिन जब 6 लाख रुपए शेष बचता है तब उसकी संपत्ति कुल कितनी होगी। तो यहां पर कर देते हैं हम, यहां पे कर लो 6 लाख, यानी कि 100 गुणे 6 लाख अपान 45। देखो 3 दूनी 6, 15 तिया 45 और 5 से काट देते, 5 तिया 15, 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100, 5 तिया 15 और 5 20 25, ठीक है। अब हो जाएगा आपका 40/3 लाख। ये बच गया उसकी कुल संपत्ति 40/3
3,00,000 रुपए की संपत्ति उसकी क्या होगी, सॉरी उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, 40/3,00,000 रुपए की संपत्ति थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में यह हमने देखा कि जब 100 रुपए पर 45 रुपए शेष, जब शेष संपत्ति 45 रुपए थी तब कुल धनराशि यानी कुल उसकी जो संपत्ति थी वो 100 रुपए की थी। तो जब 6,00,000 रुपए की जब उसकी संपत्ति थी, सॉरी जब शेष बची हुई संपत्ति है तब उसको कितने, कुल संपत्ति कितनी थी, 40/3, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे था। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या करते हैं, जो भी x y z की वैल्यू दी रही गई ना उसके जगह पे हम a/b, c/d और e/f कर लेंगे, और जो भी आपको अपान में वैल्यूज दी गई हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 1/3 है तो इस पे रख दो a/b की जगह पे, 1/10 है तो a/b की जगह पे रख दो, 1/3 है तो c/d की जगह पे, 1/4 है तो e/f की जगह पे रख देंगे। तो यह सेम टाइप के दो क्वेश्चंस टाइप 1 और टाइप 3 जो है वह सेम पैटर्न पे थे। एक में 100 पे मतलब परसेंटेज में वैल्यूज दी गई थी और एक में फ्रैक्शन में वैल्यूज दी गई थी। दोस्तों इस तरह से मैं दो टाइप के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे मैंने कवर किया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। दोस्तों आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इस तरह से मैं आपको इसके लिए भी टाइप 2 और टाइप 4 के लिए भी बेसिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 को हम देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर और 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि माह के अंत में वह 3,000 रुपए की बचत कर लेता है तो ज्ञात कीजिए उसकी कुल संपत्ति, उसकी कुल मासिक आय कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि यहाँ पे कुल आय मान लेंगे। कुल जो आय है व्यक्ति की, बेसिक मेथड से बता रहा हूं, वह मान लेंगे कि 100%। ठीक, क्यों? क्योंकि व्यक्ति का 100% ही जो होता है उसकी आय मासिक आय होती है। ठीक है, तो मान लेंगे हम कि कुल आय जो व्यक्ति का है वो 100% है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह भोजन पर कितना खर्च करता है, फूड पे खर्च कितने परसेंट का करता है, तो फूड पर जो खर्च करता है वो 20% का करता है। ओके, फिर 40% भोजन पर करता है, 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर यानी कि रेंट पर 20% खर्च कर देता है और 25% अन्य मदों पर, अन्य मदों पर यानी अन्य खर्चे जो है उसके वह कितने का हो रहा है, 25% का। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे। तो खर्च, कुल आय तो 100% है, अब खर्च कुल कितना हो रहा है, खर्च कितने का हो रहा है, तो इन तीनों को जोड़ो तो 4, यहां पे 5 हो गया, 4 85%। यानी कि अगर उसकी कुल संपत्ति 100% है तो वह अपने संपत्ति का 85% खर्च कर देता है। तो बचत कितने की होती है यह निकाल लेते हैं। तो बचत निकालने के लिए क्या करते हैं, आय में से खर्च को घटा देंगे तो हमारे पास बचत निकल जाएगा। तो 100% में से 85% निकाल दोगे तो बन जाएगा तुम्हारा 15%। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है कि यदि माह के अंत में वह रुपया 3,000 की बचत कर लेता है तो ज्ञात कीजिए उसकी कुल मासिक आय कितनी है। ये बताइए कि जब उसकी 15% की जो बचत है वह 3,000 रुपए के बराबर है। ध्यान देंगे यहां पे कह रहा है कि अगर उसके, यदि माह के अंत में वह 3,000 रुपए की बचत कर लेता है तो ये बताओ कि 15% रुपया ही ना उसकी बचत हो रही है, वो 3,000 रुपए के बराबर हो रही है। तो हमको कुल आय उसकी मासिक आय निकालनी है, तो कुल मासिक आय 100, तो 15% रुपये, अगर 15% 3,000 के बराबर है
तो 100% किसके बराबर होगा? तो 3000 गुणे 100/15, यहां 15 दूनी 30, 200 और आगे 2 जीरो लगा देंगे। इतने रुपए की उसकी मासिक आय है, यानी कि 20,000 रुपए उसकी क्या है? मासिक आय है। यानी कुल जो मासिक आय है उस व्यक्ति की, कुल मासिक आय वह इतने रुपए की, यानी 20,000 रुपए की उसकी मासिक आय है। अब इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं? देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मेथड्स है, कुल मासिक आय या संपत्ति, दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। क्या करते हैं? R इंटू 100/100 माइनस x प्लस वाई प्लस, डायरेक्ट आप इस फार्मूले में रख देंगे तो आपको सीधे सीधे आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जो R की जगह पे क्या रखेंगे? यहां पे जो भी बचा, यहां पे जो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि माह के अंत में 3,000, तो यहां पे 3,000 रुपया और 100/100 माइनस, अब देखो 40% भोजन पर, तो 40 यहां रख लो, 20% मकान के किराए पर, 20% वाई की जगह पे रख लो और 25% अन्य मदों पर, 25% यहां रख लो। कैलकुलेट करोगे तो आएगा यही आंसर। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब मैं फिर आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैंने दो बेसिक, एक बेसिक मेथड से और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैंने बता दिया। अब देखो यह क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 यानी टाइप 2 पर ही बेस्ड है टाइप 4, इसीलिए मैं सेम पैटर्न पे इसको ले चलता हूं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 3/10 भाग मकान के किराए पर, अब यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 3/10 भाग मकान के किराए पर, तो कुल आय इसमें भी 100 मान लेंगे। रेंट क्या है? तो रेंट का यहां पे देखिए ध्यान देना है, कुल भाग जब कहेगा तो कुल भाग मान लेंगे 1, उसकी जो आय है वह 1 भाग है, कुल भाग 1, वहां पे 100 मानते थे, यहां पे 1 मान लेंगे। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 3/10 भाग मकान के किराए पर, तो 3/10 भाग मकान के किराए पर, 1/4 भाग भोजन पे, 1/4 भाग भोजन पे और 2/5 भाग अन्य मदों पे, अन्य मदों पर 2/5 भाग खर्च कर देता है। अब ये बताओ कि कुल कितना भाग खर्च कर दिया? खर्च भाग, तो यहां पे जोड़ोगे 3/10, 1/4 और 2/5, तो आएगा आपका 19/20। आप सॉल्व करेंगे तो 19/20 आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बचत देखते हैं। इस क्वेश्चन में बचत क्या होगा? अब देखो उसका 1 भाग था कुल आय और खर्च कर दिया 1/19, तो बचत कितना हुआ? तो आय में से व्यय को निकाल दो, तो 1/20 भाग की क्या हुई? बचत हो गई। यानी कि उसकी आय का 1/20 भाग ही बचता है। तब क्या होगा? अब यहां पे ध्यान देते हैं कि 1/20 भाग जो है वह कितने रुपए के बराबर है? यदि माह के अंत में वह 6,000 रुपए की बचत करता है, तो यहां पे ध्यान दो, जो 1/20 भाग जो बचता है वह 1/20 भाग कितने के बराबर है? 6,000 रुपए के बराबर है। यानी कि 1/20 भाग जो उसका संपत्ति है या आय है उस 6,000 रुपए की बचत के बराबर
है तो एक भाग यानी कि 1/20 भाग 6,000 रुपए के बराबर है, तो पूरा भाग किसके बराबर होगा? तो रुपया 6,000 गुणे 1/20 हो क्या जाएगा? 6,000 गुणे 20। यहां पे 6 दूनी 12, 1 2 3 4, यहां पे हो जाएगा 1,20,000 रुपए उसकी क्या थी? कुल संपत्ति थी। इस तरह से इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आपको रेंट फूड यानी कुल आय मान लेंगे एक भाग, तो इनको जोड़ करके कुल भाग खर्च कितना हो रहा है इतना, तो बचत कितना हो रहा है? तो 1/20, तो 1/20 भाग 6,000 रुपए के बराबर है, तो एक भाग कितने रुपए के बराबर होगा? तो 1,20,000। और एक भाग ही क्या है? यहाँ पे एक भाग ही क्या है? उसकी कुल मासिक आय। इसलिए उसकी कुल मासिक आय कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए की कुल मासिक आय हो जाएगी। इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे करते हैं? तो कुल मासिक आय या संपत्ति, यहां पर जो एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, इसको कर दो A/B, यहां कर दो C/D और यहां कर दो E/F, और इसी वैल्यू को उठा करके 3/10 यहां पे रख दो, 1/4 यहां पे रख दो, 2/5 यहां पे रख दो। और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से यही क्वेश्चन आसानी से एक फार्मूले के रूप में सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। यानी कि अगर एक तरह से देखें तो जितने शॉर्ट ट्रिक्स है, मैंने 4 शॉर्ट ट्रिक्स बताए, उसको एज अ फार्मूले के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अगले टाइप के 5वें टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में A को B से 40% अधिक, B को C से 50% कम तथा C को D से 10% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। यदि D को 500 अंक में से 300 अंक प्राप्त हुए तो ज्ञात कीजिए A को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही आपको इजी तरीका बताने वाला हूं, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए पहला काम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो A, B, C और D। तो देखो यहां राइट टू लेफ्ट ध्यान देंगे, A, B थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, A, B, C और D। जैसे है वैसे 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कंपैरिजन जो हो रहा है 4 लोगों में हो रहा है, और हम इसके बीच एक लाइन से जोड़ लेंगे। अब देखो इसमें एरो कैसे लगाना है, यानी कि A, B, C, D के बीच में एरो का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। कह रहा है कि एक परीक्षा में A को B से 40% अधिक A को मिल रहा है, किससे? B से। कितना प्रतिशत अंक? 40% अंक, वो भी अधिक, इसलिए प्लस का साइड हमने लिख लिया। B को C से 50% कम, B को कम मिल रहा है C से 50%, तो यहां पे माइनस लिख लेंगे। C को D से 10% अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो C को D से अधिक अंक प्राप्त होता है, कितने प्रतिशत? 10% का अंक अधिक प्राप्त होता है। अब देखो जो हमारा एरो है वह D to A जा रहा है, यानी कि B से A अधिक जा रहा है 40%, B C से 50% कम जा रहा है, C D से 10% अधिक जा रहा है। जैसे क्वेश्चन दिया है A, B, C, D में, उसके अनुसार हमने कितना परसेंट का वृद्धि, कितने परसेंट की कमी हो रही है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग इतना बात हम लिख लेते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन में लास्ट में दिया है यदि D को 500 अंकों में से 300 अंक प्राप्त हुए, तो D को प्राप्त अंक D को कितना है? 300, यानी कि 300 अंक प्राप्त किया है, कितने में से? 500 में से। दोस्तों यहां पर जो है आपको एक क्षण के लिए क्या करना है, भूल जाना है ये नीचे वाले 500, यानी कि D मान लो कि 300 अंक प्राप्त किया है, तो उसके आधार पर पूछ रहा है कि अगर D को 500 में 300 अंक प्राप्त हुआ है
तो ए को 500 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। अंक नहीं पूछ रहा है कि ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हम पहले निकालेंगे कि ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो डी के अंक से हम ए के अंक को प्राप्त करेंगे कि डी के अंक, यानी कि डी जब 300 प्राप्त कर रहा है 500 में, तो ए पहले कितना अंक प्राप्त कर रहा है इस इक्वेशन यानी इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ए को निकालना है ना, तो ए बराबर लिख दो। अब ध्यान दो यहाँ पे 40% की वृद्धि, तो 40% 20 से अधिक है, तो यहाँ लिखो 100 में 40 जोड़ो 140/100। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 में से 50 घटाओ, क्यों? क्योंकि 50 की कमी हो रही है ना, 50%/100। यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो सीधा लिखो 110/100। किया क्या मैंने कि 100 को हमेशा अंश में रखते हुए हमने 100 में 40 की वृद्धि 140, 100 में 50 की कमी 50%, 100 में 10% की वृद्धि 110 और इनटू कहां से हो रहा है 300 अंकों से। इससे हमको मिल जाएगा कि ए को कितने अंक प्राप्त हुए। इससे एक जीरो, इसका ये जीरो, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 2 2 जीरो, इससे जीरो कैंसिल हो गया, बचा है 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 से भाग दे देते हैं, 7 हो गया, यहाँ पे 7 बचा। अब देखो इधर कैंसिल हो गए सारे, बचा है 7, 11 सत्ते 77 गुणे 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2 23, 223 अंक ए को मिला। मैं ये शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं आपको, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका लॉग मेथड बहुत लंबा जाएगा, इसलिए बस एक चीज शॉर्ट ट्रिक आपको यही याद रखना है कि 300 अंक है ना, तो 300 अंक 110/100, 50/100, 40% की वृद्धि हो रही थी 140/100 करके आप डायरेक्ट 231 अंक को प्राप्त कर लिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो ए का प्रतिशत अंक क्या होगा, तो कितना पा रहा है 231 नंबर पा रहा है, किसमें 500 में। और कैसे परसेंटेज निकालते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन। तो इससे देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करोगे लगभग 62.3 ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया सेम पैटर्न पे, यानी कि ये टाइप 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो टाइप 6 जो है वह सेम बेस क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करेंगे जैसे इसमें हो रहा है, यानी ए बी सी डी। ओके, ये 4 चीजें लिख करके और एरो बना लोगे जैसे बन रहा था वैसे। क्वेश्चन में कुछ इसमें भी ऐसे ही दिया है। देखो क्या दिया है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक, तो ए को 25% अधिक मिल रहा है बी से, बी को सी से 20% कम, बी को सी से 20% कम मिल रहा है, तथा सी को डी से 10% अधिक अंक प्राप्त हो रहा है। ओके, जैसे ऊपर दिया गया था वैसे लिख लिया मैंने। यदि ए को 1000 अंकों में से 880 अंक प्राप्त होते हैं। अब ये देखो, इधर डी के बारे में दिया था तो ए के बारे में पूछ लिया, अब ए के बारे में देकर के डी के बारे में पूछ रहा है। देखो 880 अंक प्राप्त किया है किसमें, 1000 में। करेंगे क्या, वही इक्वेशन ए इज इक्वल, ध्यान दो 125 कर दो इसको अपॉन 100, 25 जोड़ दिया 100 में, इंटू 25 कम कर 20 कम कर दो 100 में, 80 गुणे 100। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है तो 110/100, और यहाँ पे डी, हमको यही डी पहले निकालना है कि डी को कितने अंक प्राप्त हुआ। उसके बाद हम निकाल लेंगे कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो इसके लिए देखो ए को कितना अंक प्राप्त हो रहा है 880, यहाँ 1000 को एक समय के लिए भूल जाइए, 880 अंक पाया है ना, तो ए को 880 अंक प्राप्त हुआ। डी को कितना अंक प्राप्त होगा, इस इक्वेशन से हम डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ पे करते हैं 1 0 2 0, 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे करते हैं 4 दूनी 8 और 4 25 चौके 100, 25 25 125। सम करते हैं तो 5 दूनी 10, 11 दहा में 110 बटे 100 डी हो गया। इससे 1 0 काट दो, 11 8 88, 11 8 88, तो डी हो गया 800 अंक। यानी कि जब ए को उस परीक्षा में 880 अंक प्राप्त होता है तो डी को 800 अंक प्राप्त होता है। तो डी का अंक प्रतिशत, यानी डी को कितने अंक प्रतिशत मिले, तो 800 में कितना पाया भाई, 1000 में कितना पाया 800, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा, 1 2 1 2, 1 0 कैंसिल करो, बचा क्या 80%। यानी कि जो डी है उसको 80% अंक प्राप्त हुए। इस तरह दोस्तों मैंने आज अपने इस वीडियो में आपको 6 अच्छे क्वेश्चंस लगभग लेवल्स के, आपके चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, मेंस तक के एग्जाम्स में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। मैं कुलदीप केसरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।